नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। मैं मैथ फैकल्टी राजू गुप्ता। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट टाइम परसेंटेज के वीडियो पढ़े थे और बहुत ही मज़ा आया था। हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें पढ़ लिया है। एक टॉपिक छूट गया, मैं अब करा दूंगा बच्चों बाद में। परसेंटेज का एक इलेक्शन का टॉपिक रह गया है। बाकी आप सर पढ़ा रहे हैं प्रॉफिट लॉस, आप वहाँ से देखते रहिए, फिर हमारी भी मुलाकात होगी अर्थमेटिक में बाद में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एडवांस, मैंने कहा था कि कुछ धमाल करना है और कुछ अलग करके दिखाना है, तो वो यही है एडवांस। एडवांस मैं जानता हूं बहुत से बच्चों के दिमाग में यार सर एडवांस एडवांस एडवांस। नो, डरना ही नहीं है, आप पा चुके हो सही जगह पे और आपको मजा दिलाते हैं हम। दिल से लगना है, अच्छे से लगना है आपको। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना है और आपको व्यूज देना है और प्यार भी दिखाना है। और आप देखो कितना मजा आने वाला है। आज से शुरू हो रहा है आपका एडवांस और ये चलेगा लगातार। लाइन, एंगल, ट्रायंगल, ज्योमेट्री के हर पार्ट, सर्कल, सब चीज डिटेल में पढ़ने वाला है। मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, सब कुछ इतना बढ़िया होगा कि आपके दिमाग में जो डर है, भूत है जो कि एडवांस बहुत ही खतरनाक है सर, नहीं समझ में आती हैं चीजें, नहीं, ये सब कुछ नहीं होता है बच्चों। आपको बस मेरे साथ जुड़ के दिल से लगना है। आइए, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बात करते हैं इस पे एडवांस के बारे में। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एडवांस। आपको बस सुनते जाना है, मैं बताते जा रहा हूँ चीज़ें कि कैसे कैसे करना है, आपको सुनते जाइए। मैं कुछ छोटी छोटी डिफिनीसन है, आज फर्स्ट डे है और मैं आपको छोटी छोटी डिफिनीसन के बारे में बताता हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन बीच बीच में आपको कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं चीज़ों को बताता हूँ और बस आपको चीज़ों को ध्यान रखते हुए चीज़ों को नोट करते चलना है। आप मेरे वीडियो को देखते जाइएगा, रोक रोक के, अगर ज़रूरत महसूस हो तो आप इनको रोकिएगा और आप लिखते जाइएगा। आपको यही काम करना है। मैं एक एक पॉइंट आपको एक एक डिफाइन करता हूं, मैं बताता चलता हूं। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। जैसे मैंने पहला लाइन बोला बच्चों आपको कि पहला वर्ड मैंने यूज किया लाइन। व्हाट इज द लाइन? लाइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। ये रेखा वो नहीं है बच्चों, रेखा एक्ट्रेस नहीं है, ये रेखा वो है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि लाइन क्या होता है। आपको 3 वर्ड पढ़ने हैं लाइन में ही। आप ऐसे सुनोगे कि लाइन में आपको 3 वर्ड पढ़ने हैं। क्या क्या पढ़ना है? तो पहला एक लाइन पढ़ना है, दूसरा आपको लाइन सेगमेंट पढ़ना है और तीसरा आपको रे पढ़ना है। यानी लाइन मींस रेखा, लाइन सेगमेंट माने रेखाखंड और रे यानी कि किरण। क्या होता है तीनों में डिफरेंस अभी हम जानते हैं। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन है क्या। तो आप कहोगे कि सर एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या अनंत होती है। लाइन क्या है? तो एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या अनंत हो जाए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइन कहते हैं। आप मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि लाइन क्या चीज है, तो आप बोलोगे कि सर एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त जिसकी क्या हो जाए, जिसकी रेडियस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। जिसकी रेडियस यानी जिसकी त्रिज्या क्या हो जाए, तो आप बोलोगे कि सर जिसकी त्रिज्या क्या हो जाए, अनंत। आपको बस एक की छोटी सी डिफिनेशन याद रखनी है कि लाइन क्या होता है कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो अब लाइन के तीनों टाइप्स हम जानते हैं। ये तो लाइन का डिफिनेशन हो गया, लाइन के तीनों टाइप जानते हैं। तो लाइन, जो फर्स्ट वर्ड मैंने यूज किया लाइन, रेखा, तो लाइन का मतलब ये होता है कि जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट ना हो, यानी जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो। आप समझ पा रहे हो? लाइन यानी जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो। जैसे मैंने एक लाइन खींचा तो ये हमारी लाइन हो जाएगी जिसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। अगर हमने लाइन का एंडिंग लाइन लिया तो लाइन में कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, यानी चीजें क्या होंगी, बढ़ती चली जाएंगी। आप समझ रहे हैं? तो आप बोलोगे कि सर अगर लाइन का एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो मिड पॉइंट भी नहीं होगा। एंडिंग पॉइंट माने जिसका कोई अंत बिंदु ना हो, जिसका अंत बिंदु ना हो यानी कि वो रुके ही ना, वो चलती चली जाए, जिसमें हम कोई भी लिमिटेड नहीं कर सकते। तो जब वो रुकेगी ही नहीं और वो चलती चली जाएंगी, तो इसका मतलब ये भी हो गया कि हम उसमें ये भी निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि उसका कोई मिड पॉइंट होता है। आप समझ लो बात को कि जब हमें अंत बिंदु ही नहीं पता होगा तो मध्य बिंदु कैसे पता चलेगा। तो पहला डिफिनेशन ये याद रखना है कि लाइन क्या होता है, तो ऐसी रेखा जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो। जब अंत बिंदु नहीं होगा तो मध्य बिंदु भी नहीं होगा। मैं बोल देता हूं, नो एंडिंग पॉइंट, नो एंड पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, कोई भी अंत बिंदु नहीं होगा। तो इसलिए आप बोलोगे नो मिड पॉइंट, नो मिड पॉइंट। कोई भी अगर अंत बिंदु नहीं होगा तो कोई भी मध्य बिंदु भी नहीं होगा। आपको ये बात जानते रहनी है। आगे आते हैं, जब हमने लाइन के बारे में बात कर लिया तो दूसरी बात मैं करूंगा लाइन सेगमेंट की। दूसरी बात मैं किसके बारे में करने वाला हूं, तो लाइन सेगमेंट के। आप छोटी छोटी डिफिनेशन है, आपने भले सुना होगा लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया होगा। देखिए क्या क्या मतलब है इसका। तो मैंने अगली बात को बोला कि रेखाखंड। तो रेखाखंड का क्या मतलब है लाइन सेगमेंट का?
तो लाइन में क्या था कि नो एंडिंग पॉइंट, जिसका कोई भी अंत बिंदु ना हो, लेकिन रेखाखंड में ऐसा नहीं होता है, इसके दो अंतिम बिंदु होते हैं, और जब रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु होंगे तो इसका मध्य बिंदु भी होगा। यानी ये डिसाइडेड है कि दो अंतिम बिंदु है, इसका मतलब कि इसका एक मध्य बिंदु भी होगा। तो आपको एक बात याद रखनी है कि लाइन सेगमेंट जो होता है, यानी जो रेखाखंड होता है, उसके अंत बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट जो होता है, यानी जो रेखाखंड होता है, उसका अंत बिंदु होते हैं। और जब अंत बिंदु होते हैं, जब एंडिंग पॉइंट होगा, आप बोलोगे सर जब एंडिंग पॉइंट होगा तो इसका मतलब ये भी है कि सर इसका मिड पॉइंट भी होगा। आपको ये जानना है कि अगर इसका एंडिंग पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट भी होगा। आपको ये बातें जानते रहना है बच्चों। तो मैंने क्या बोला कि लाइन यानी कि नो एंडिंग पॉइंट, नो मिड पॉइंट, लाइन सेगमेंट, एंडिंग पॉइंट, मिड पॉइंट। आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अब इसके बाद हम अगला एक और स्टेप बात करते हैं, जिसे हम रे बोलते हैं। रे मीन्स क्या, तो किरण, जिसे हम किरण बोलते हैं। तो किरण क्या चीज होती है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूं कि रे क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि जो रे के बारे में हम बात करते हैं, यानी जो हम किरण के बारे में बात करते हैं, तो किरण का मतलब क्या होता है, किरण का मतलब ये होता है कि जिसका एक एंडिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट फिक्स ही ना हो। मीन्स एक एंडिंग पॉइंट हो और एक एंडिंग पॉइंट ना हो। इसका मतलब कि जहां से चलती है वो तो पता हो, लेकिन कहां तक जाएगी ये नहीं पता है, यानी कि ये चलती चली जाएगी। जैसे एज ए सन के लिए हम रे का यूज करते हैं, उसी तरह से आप कह सकते हो कि इसका एक एंडिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका क्या होगा, ये फिक्स होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं होगा। तो आपको एक बात पता है, जब आप बोलोगे सर एक पॉइंट ही फिक्स नहीं है, तो फिर कोई भी मिड पॉइंट नहीं होगा। तो आपको बस याद रखना है यहां पे क्या, कि इसका वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, बट नो मिड पॉइंट। रे का क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है, यानी एक अंत बिंदु होता है, जो मैंने दिखा दिया आपको कि ये फिक्स होगा और बाकी ये फिक्स्ड होगा, और ये वाला बाकी कोई भी मिड पॉइंट नहीं होगा। तो आपको मैंने तीनों के बारे में समझा दिया कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और रे क्या है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि और क्या चीजें हैं, कि लाइन क्या क्या किस किस टाइप की होती है। तो 3-4 लाइंस होती हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए जरा हम उसके बारे में आगे बात करते हैं कि बच्चों कैसे हमें समझना है चीज़ों को, कि लाइन कितने टाइप्स की होती हैं। तो आप देखते जाइए, मैं आपको 3-4 बातें बताता हूँ। पहली बात आप जान लीजिए कि एक बात मैं बोलूँगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन आप देखिएगा, मैं इसको हमेशा ऐसे डिनोट करने वाला हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं हम समांतर रेखा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। पैरेलल लाइन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, हमेशा समांतर रेखा बोलते हैं। तो जब हम समांतर रेखा बोलते हैं, तो समांतर रेखा बनता है। पैरेलल लाइन का क्या मतलब है, तो आप जान लीजिए कि पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा इक्वल हो, ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का गैप हमेशा इक्वल हो। जैसे मैंने आपको ये खींच के दिखाया आपको कि ये दो लाइन है जो एक दूसरे की क्या है, पैरेलल लाइन है। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, जैसे आप मान लीजिए कि ये L लिखा मैंने और ये M लिखा, तो इनको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो आप बोलोगे सर L पैरेलल M। तो ये क्या होता है कि ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच का गैप क्या हो, हमेशा फिक्स होगा। यानी आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है तो आगे जाके ये भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। आप एक तरह से ये बोल सकते हो कि ये वही कहानी है कि जैसे हम पुरानी पिक्चरों में देखते थे, एक्टर और एक्ट्रेस यानी हीरो और हीरोइन जो होते थे, उनके क्या करते थे, फादर और मदर, फादर जो होते थे मिलने नहीं देते थे। ये प्रेमी यहाँ से तड़प रहा है और ये प्रेमिका यहाँ से तड़प रही है कि मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते, उनके बीच का गैप हमेशा बना रहता है। तो आप ऐसे भी समझिए कि दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या है, सेम बनी हुई है, फिक्स बनी हुई है, ये हमेशा इक्वल बना रहेगा। आपका इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप जानते हो क्या, रेल की पटरी। क्या है इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम जानते हैं क्या है, रेल की पटरी। आपको ये बात पता है खूब अच्छे से, रेल लाइन। इसके बाद जब हम पैरेलल लाइन के बारे में बात कर लिए तो इसी के अकॉर्डिंग एक दूसरी बात हम जानते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, इसके बारे में भी जान लें हम कि क्या होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं लंबवत रेखा। लंबवत रेखा, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि सर दो ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइन, अभी मैं आगे इंटरसेक्टिंग के बारे में भी बताऊंगा आपको, कि ऐसी दो इंटरसेक्टिंग लाइन जो एक दूसरे पे क्या हो,
खड़ी हो या एक दूसरे को लंबवत काट रही हो, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर लाइन। जैसे हम बोल दें कि एक लाइन ये है और एक दूसरी लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पे एक दूसरे पे खड़ी हो, इसे ही हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। और ये हमेशा इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसीलिए इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि परपेंडिकुलर लाइन का मतलब ये हो कि उन दोनों के बीच का कोण सदैव क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद मैं आगे बात करता हूं कि पैरेलल लाइन हो गया, परपेंडिकुलर लाइन हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन, कि क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और क्या होती है कॉन्करेंट लाइन। छोटे छोटे डिफिनेशन है, बट जानते रहना है बच्चों आपको, कि जरूरतें पड़ेंगी आपको बीच बीच में, इसलिए मैं सारी डिफिनेशन आपको बताने चल रहा हूं। तीसरा मैं कंडीशन बोल दिया कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन जिसको हम बोलते हैं हिंदी में प्रतिच्छेदित रेखाएं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखाएं। थोड़ा बोल दो ना कि क्लास में है, अगर आएगा तो। इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होता है, तो आप समझिए कि जब दो लाइन एक दूसरे को, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हो, जब दो लाइन एक दूसरे को कट करती हो, तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। पसंद आ रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये जहाँ पे कट करती हैं, ये जहाँ पे कट करती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं। इन दो रेखाओं को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे ये कट करती हैं, जिस पॉइंट पे ये कट करती है, उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी इनको, इन रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं बोलते हैं और इनको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। तो आपको ये बात जानते रहना है। तो यहाँ पे एक बात और भी जाना जाता है कि ये दोनों जब काटते हैं तो इन दोनों पे एक कोण बनता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अल्फा बना तो यहाँ पे भी अल्फा बनेगा, और अगर यहाँ पे बीटा बना है तो यहाँ पे भी बीटा बनेगा। और इन अल्फा को अलग से और बीटा को भी अलग से हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। अल्फा को हम क्या बोलते हैं, अल्फा, जो ये अल्फा है, दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे, शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, यानी ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। और बीटा भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, इनको भी हम क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो आपको ये बातें जानते रहना है, आप जानिए। तो मैंने ये बोला कि जब दो लाइनें एक दूसरे को कट करेंगी तो उन्हें हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। और ये जहां प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को कहते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इन दोनों के काटने से ऊपर नीचे जो बन रहा है कोण, ये इनको हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। अभी मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, और इसको भी हम बोलेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन के आगे ही हम एक बात और पढ़ लेते हैं, अगली बात, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त रेखाएं या समवर्ती रेखाएं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त रेखाएं, रेखाएं या समवर्ती रेखाएं, समवर्ती रेखाएं। ये क्या होती हैं, तो आपको ध्यान से समझना है कि कॉन्करेंट लाइन, जब हमने अभी पढ़ा कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब मैं लेकिन ये बोलूं कि जब दो या दो से अधिक लाइन, जब दो या दो से अधिक लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने लगे तो उनको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लाइन या संयुक्त या समवर्ती रेखाएं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, कॉन्करेंट लाइन बोल सकते हैं। लेकिन जब दो से अधिक, जब दो से अधिक भी आने लगे रेखाएं, जब दो से अधिक कट करने लगे तो भी इनको क्या बोलेंगे, इन सबको हम क्या बोलेंगे, इन लाइनों को क्या बोला जाता है, इन लाइनों को बोला जाता है कॉन्करेंट लाइन, यानी कि संयुक्त रेखाएं या समवर्ती रेखाएं। तो आपको यह बात याद रखना है कि जब दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। जब दो या दो से अधिक लाइन, जब दो से अधिक लाइन क्या करे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइन। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कॉन्करेंट लाइन। थोड़ा सा अब और आगे बढ़ते हैं और इस पर भी बातें करते हैं कि क्या चीज़ें और भी जानना है। अभी मैं इस पे धीरे धीरे चीज़ें आता हूँ, बताता चलता हूँ आपको। इसके बाद दो बातें और छोटी छोटी हैं जिनको आप जान लीजिए। एक वर्ड आता है कोलिनियर पॉइंट और एक वर्ड आता है नॉन कोलिनियर पॉइंट। खूब सुना होगा आपने ये वर्ड, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट
पॉइंट, इसको हम बोलते हैं संरेख बिंदु। संरेख बिंदु हिंदी में बोलते हैं संरेख बिंदु। क्या मतलब होता है? संरेख वर्ड से ही स्पष्ट है, या कोलिनियर, यानी जब एक ही लाइन में कोई बिंदु हो, जब एक ही लाइन में कोई बिंदु हो, जैसे ये मैंने बोल दिया कि एक ही लाइन में कोई बिंदु चल रहा हो, तो इसका मतलब कि ये जो लाइन आप देख रहे हो इसी को हम बोलते हैं कोलिनियर लाइन। जब एक ही लाइन में बहुत सारे बिंदु हो एक सीधी लाइन में, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। आपको यहां से एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रखना है कि कोलिनियर पॉइंट में चाहे कितना भी हम पॉइंट ले लें, कोई क्लोज्ड फिगर नहीं बन सकता, यानी कोई बंद आकृति नहीं बनेगी। आपको ये बात समझना है कि कोलिनियर पॉइंट में हम चाहे कितना भी लाइन ले लें, पॉइंट ले लें, उससे हम कोई भी बंद आकृति नहीं बना सकते, क्लोज्ड फिगर नहीं बना सकते। जैसे आप एज अ क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या मैं बताना चाहता हूँ, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सब नहीं बना सकते। लेकिन जब यहीं पे एक वर्ड और आ जाता है, क्या? नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट, इनको हम हिंदी में बोलते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कि ऐसे तीन स्पष्ट लिखा है असंरेख, मैंने जो एक सीधी रेखा में ना हो, यानी कि इधर हो, इधर हो, एक इधर हो, तो इनको हम बोलते हैं क्या? असंरेख बिंदु। और आपको एक बात याद रखना है कि तीन असंरेख बिंदुओं को लेकर एक ट्रायंगल बनाया जा सकता है या एक बंद आकृति बनाई जा सकती है। आप देख लीजिए, मैंने तीन असंरेख बिंदु लिया, तो इसको यहां से मिलाया, इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया। तो ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कोई लाइन आपको, अभी मैं एग्जांपल जैसे आगे कराऊंगा तो वो पूछेगा लाइन देके, अभी जब कोऑर्डिनेट में भी जाएंगे हम लोग तो वहां पे पूछेगा आपसे क्या कि कोई लाइन कोलिनियर है कि नहीं है। अगर तीन आपको लाइन दे देगा, आपसे पूछेगा कि ये लाइन कोलिनियर है कि नहीं, ये लाइन आपको वहीं से चेक करना होगा कि ये लाइन कोलिनियर है या नहीं है। तो अगर कोलिनियर होगा तो एक बंद आकृति बनाएगा, और अगर कोलिनियर नहीं होगा तो बंद आकृति नहीं बनाएगा। तो एक आपको बात याद रखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या पूछता है अक्सर, तो पूछता यह है कि तीन या तीन से अधिक कोलिनियर पॉइंट को लेकर, तीन या तीन से अधिक कोलिनियर पॉइंट को लेकर एक बंद आकृति बनाई जा सकती है। और आपको यह भी याद रखना है कि तीन कोलिनियर पॉइंट को लेकर एक त्रिभुज बनाया जा सकता है, यानी कि कोलिनियर पॉइंट से तीन या तीन से अधिक पॉइंट लेकर एक बंद आकृति बनाई जाती है। आगे फिर हम बढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट के आगे। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा एंगल के बारे में, कि जान लेते हैं कि एंगल क्या है, तब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है, आप जान लीजिए। आप कह सकते हो कि दो रेखाएं जहां आके एक दूसरे पे झुक जाएं, दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को ही हम कोण कहते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक रेखा ये है और एक रेखा इधर आ रही है, तो दो रेखाओं का ये झुकाव बिंदु है, और इस झुकाव बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं, यानी कि कोण कहते हैं। आपको ये बात एक ध्यान से रखना है, ध्यान में समझते रहना है कि दो रेखाओं के झुकाव बिंदु को ही हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये बात आपको ध्यान से समझना है। तो एंगल होते कितने टाइप के हैं, तो जरा हम टाइप देख लेते हैं कि कौन कौन से एंगल होते हैं। तो एंगल में टाइप देखते हैं, तो तीन तो आप स्पष्ट जानते हो, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, वहां पे मैं बात करूंगा, इन्हीं से जाके बनता है, लेकिन आपको जानना है एंगल। तो एक पहला आपको एंगल जानना है एक्यूट एंगल, हिंदी में इसे बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण, एक्यूट एंगल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? न्यून कोण। इसी के आगे हम एक बात और बोलते हैं, क्या? अगला राइट एंगल, आपने खूब सुना होगा और बहुत यूज है इसका भी, समकोण। और इसके बाद मैं एक थर्ड वर्ड और यूज करता हूं, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, इसका मीन्स क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण। तो जरा थोड़ा सा सुनते हैं क्या है एक्यूट एंगल। तो आपको एक्यूट एंगल में एक बात याद रखनी है कि क्या होता है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, जहां कोण 90 से क्या हो, छोटा हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। जब आप ऐसे और अच्छे से डिफिनीशन देना चाहते हो और बताना चाहते हो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जहां कोण क्या हो कि 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो, और क्या हो, जहां थीटा क्या हो कि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं?
एक्यूट एंगल बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। सम कोण में क्या बोला जाता है कि जब थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं एक्यूट राइट एंगल यानी कि सम कोण बोलते हैं। और जब बात मैं अधिक कोण की करूंगा तो अधिक कोण में क्या होता है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। आपको ये बात ध्यान रखना है कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। ये तीन बातें याद रखना है कि एक्यूट एंगल के बारे में, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल। इसके बाद दो एंगल और हैं जिनके बारे में मैं बताता हूं आपको कि आपने सुना भी होगा एक स्ट्रेट एंगल, जैसे मैं बता देता हूं स्ट्रेट एंगल यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। इसको हम क्या बोलते हैं रिजु कोण। स्ट्रेट एंगल को हम हिंदी में बोलते हैं रिजु कोण। मीन्स जहां पे थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 180 डिग्री। थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, आप क्लियर देख पा रहे हो कि मैंने बोला एक्यूट एंगल यानी कि जहां थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90, राइट एंगल थीटा इक्वल टू 90, ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 यानी थीटा क्या होगा कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि स्ट्रेट एंगल यानी कि रिजु कोण यानी कि थीटा जहाँ पे क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद एक और एंगल आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्स एंगल। उसके बारे में बताता हूँ, कभी कभी क्वेश्चन वहाँ से पूछ लेता है तो थोड़ा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में भी जान लेते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। रिफ्लेक्स एंगल को बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि क्या होता है प्रत्यावर्ती कोण। तो आप देख लीजिए कि रिफ्लेक्स नाम ही जैसा है वैसा ही इसका काम भी है कि क्या होता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती कोण। प्रत्यावर्ती कोण रिफ्लेक्स एंगल। तो क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल, जरा आपको जानना है कि जब थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने कोई कोण बोला तो ये हो गया आपका क्या थीटा और ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल। अब रिफ्लेक्स एंगल में क्वेश्चन कैसे पूछता है ये समझना है। जैसे आपको कोई एंगल दे दिया, जैसे आपको बोल दिया कि थीटा इक्वल टू 100 डिग्री देकर आपसे बोल दिया कि इस थीटा का आप क्या निकालिए रिफ्लेक्स एंगल निकालिए। आपसे क्या बोलेगा थीटा इक्वल टू 100 डिग्री देकर आपसे क्या बोल देगा कि थीटा का आप क्या निकालिए रिफ्लेक्स एंगल निकालिए। तो आप जानते हो क्या करना है उस केस में, आपको 360 डिग्री में से क्या कर देना है 100 डिग्री को घटा देना है। तो क्या आ जाएगा 260 डिग्री और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल से ये क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अभी मैं कराऊंगा आपको, जब मैं चलूंगा अभी कुछ चीज़ों पे तो आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्स एंगल से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो आपको बस एक छोटी सी बात मेरी हमेशा याद रखनी है कि जब भी कोई कोण देके आपसे उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो क्या करना है आपको 360 में से घटा देना है। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये बातें क्लियर रखनी है कि रिफ्लेक्स एंगल का क्या मतलब होता है। और ये भी याद रखना है कि थीटा इज ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्स एंगल। आगे बात करते हैं थोड़ा सा और, दो एंगल और है मोस्ट इंपॉर्टेंट और वहां से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आज मैं क्वेश्चन आपको नहीं बताने वाला हूं, मैं आज आपको सारी बातें बताने वाला हूं, छोटे छोटे पॉइंट्स के बारे में। हम बात कर लिए थे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मैंने आपको समझा दिया था कि रिफ्लेक्स एंगल में अगर कोई भी कोण आपको दे दिया, जैसे थीटा बराबर 100 मैंने लास्ट टाइम समझाया, तो क्या करेंगे कि अगर उसका रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है तो 360 में से क्या करेंगे 100 को घटा देंगे तो 260 हमारा आ जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। दो एंगल आपको जानने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। यहां से भी क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जहां से क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। पूरक कोण, या इसी को हम हिंदी में एक नाम और भी देते हैं, क्या कोटि पूरक कोण। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण और कोटि पूरक कोण, आपको जानना है कि जब व्हेन θ1 प्लस θ2 इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, तो इसी को हम बोलते हैं पूरक कोण या कोटि पूरक कोण।
ऐसे हम देख ले कि अगर दो एंगल हैं और ये 90 डिग्री है तो इसी पे क्या कहेंगे हम कि अगर ये आपका थीटा है, थीटा अगर यहाँ पे θ1 है तो ये अपने आप, या ये अगर थीटा है आपको ध्यान रखना है, या θ1 आप लेते हो और अगर आप इसको θ2 लेते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि θ1 + θ2 = 90 डिग्री होता है। कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो कोणों का योग सदैव क्या होता है, 90 होता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, मैं आपको बताता हूँ, टेट सुपर टेट में भी कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। जैसे आपको एक कोण दे देगा, θ = आपको 40 डिग्री दे देगा और आपसे बोलेगा कि इस कोण का कंप्लीमेंट्री एंगल निकालिए, यानी कि पूरक या कोटि पूरक कोण निकालिए। तो आपको क्या करना है, अगर इसका आपसे क्या पूछ दिया, कंप्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछ दिया, कंप्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण अगर आपसे इसका पूछ दिया तो आपको क्या कर देना है कि 90 में से क्या कर देना है, 40 को घटा देना है और जो 50 डिग्री आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, कोटि पूरक कोण हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछता है तो आपको एक छोटी सी बात अगर हमेशा याद रहेगी कि इसमें जो θ1 + θ2 = 90 डिग्री होता है, यही कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोणों का योग सदैव 90 के बराबर होता है। तो यही हमारा कहलाता है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब मैं बात करता हूं आगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में, लेकिन आप एक बात छोटी सी जानते रहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में जैसे ही एक कोण दे के आपसे दूसरा पूछे तो आपको क्या करना है, 90 में से घटा देना है, तो आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल के आ जाएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस पर बहुत सारे मैं क्वेश्चन कल कराने वाला हूं। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपको मैं बताता हूं कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो उसको हम हिंदी में बोलते हैं समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल को हम बोलते हैं समपूरक कोण। तो देखते हैं कि क्या है समपूरक कोण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। और आप जान लीजिए इसी का एक दूसरा नाम भी है, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है इसको हम बोलते हैं समपूरक कोण, और इसी को एक दूसरा नाम देते हैं लीनियर पेयर एंगल, यानी कि इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। रैखिक युग्म कोण, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या पढ़ा, θ1 + θ2 = 90 डिग्री। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि सप्लीमेंट्री एंगल में θ1 + θ2 = क्या होगा, 180 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में θ1 + θ2 = 90 डिग्री, बट सप्लीमेंट्री में θ1 + θ2 = 180 डिग्री। आपको ध्यान रखना है कि अगर ये एक सीधी रेखा है और यहाँ पे हमने एक एंगल लिया, तो अगर ये θ1 हो गया और ये अगर θ2 हो गया, तो आपको याद रखनी है ये बात कि θ1 + θ2 = सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से भी क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। एक तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको क्या ध्यान रखनी है, मैं आपको समझाता हूँ कि θ1 + θ2 = 180 डिग्री। पहला तो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जैसे मैंने सप्लीमेंट्री का बताया। क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछेगा ये मैं आगे बताऊंगा आगे के। जैसे आप मान लीजिए कि θ अगर आपको एक दे देता है कि 70 डिग्री आपको दिया है, θ आपको 70 डिग्री दे दिया है और आपसे इसका पूछ दे, दो वर्ड बोल सकता है, आपको हमेशा याद रखना है सप्लीमेंट्री एंगल या लीनियर पेयर एंगल, सेम बातें होती हैं। तो अगर आपसे बोल दिया कि आप बताइए सप्लीमेंट्री एंगल, शॉर्टकट में मैं ऐसे लिख रहा हूं, तो सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 180 में से मैं 70 को घटा दूंगा तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या निकल के आ जाएगा, 110 डिग्री आ जाएगा। आपको ये बातें याद रखनी है कि θ अगर हमको 70 डिग्री दे दिया और उसका हमसे सप्लीमेंट्री एंगल पूछा तो क्या बन जाएगा, 180 में से 70 को घटा देंगे तो 70 का ये सप्लीमेंट्री एंगल है, 70 का ये सप्लीमेंट्री एंगल है। यानी कह सकते हो आप ऐसे भी कि ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर आपको 110 दे दिया तो सप्लीमेंट्री पूछ रहा है तो 180 में से 110 घटाएंगे तो 70 आ जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल, और अगर आपको 70 दे दिया तो 180 में से 70 घटा देंगे तो 110 सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। तो इसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, मैं अभी आपको बताता हूं। यहां से एक इंपॉर्टेंट बात आपको क्या जाननी है सप्लीमेंट्री एंगल में, कभी कभी ये क्वेश्चन बनाता है तो आप जानिए कि थोड़ी सी एक बात मेरी छोटी सी कि क्या होता है कि जैसे मैंने एक लाइन ले लिया और आपको पता है कि ये क्या होता है कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल बना रहा है। आप बोलोगे कि सर ये अल्फा है, अगर मैं इसको बोल दूं अल्फा और ये क्या है, बीटा है। और अब मैं यहां से एक बात आपको बोलता हूं कि जो ये कोण अल्फा है इस पे मैं एक एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा। एंगल बाइसेक्टर को हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक।
बात समझ में आ रहा है। अभी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, कहाँ पे जब चलूंगा मैं ट्रायंगल वाले चैप्टर में तो बहुत सारी एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सब कुछ पढ़ने वाले हैं। आपको बस बने रहना है, प्यार दिखाना है और मजे से इस चैप्टर को देखना है। इतना मैं भर दूंगा आपके अंदर, ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप केवल अच्छे से देखिए। ये जो एडवांस का भूत है ना, मैं ये दिल से निकाल दूंगा आपके, बस आपको देखना है अच्छे से, क्योंकि एडवांस तो अपने आप में क्या बताऊं मैं, अपनी तारीफ क्या करना है, आप पढ़ते जाओ बस तो आपको खुद ही लगने लगेगा कि एडवांस का क्या सेक्शन मिल रहा है हमें। तो आप बस हमारे चंद्रा आईएएस प्लेटफॉर्म से जुड़िए, बहुत सारा प्यार दिखाइए, बहुत सारे सब्सक्राइबर करिए, बहुत सारे लोगों को जोड़ते जाइए और बस बने रहिए, देखिए मजा आने ही वाला है। आइए, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे एक मैंने आपको दे दिया कि लीनियर पेयर एंगल या कंप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल, लीनियर पेयर एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। तो जैसे आपको एक कोण दिया है जो अल्फा और बीटा डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आप कहोगे सर अभी आपने बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 180 डिग्री, कब, जब सप्लीमेंट्री एंगल हो रहा है ये। तो मैं कह रहा हूं कि मैं इस अल्फा का क्या ले लेता हूं, तो आप बोलोगे सर एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। मैंने एक वर्ड यूज किया, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि एंगल बाइसेक्टर, तो इसको हम बोलते हैं कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक, जैसा नाम वैसा ही काम। मैंने कह रहा है कि कोणों को समान भागों में बांट दे, यानी कि कोणों को समान भाग में बांट दे, इसका मतलब क्या कि ये भी अल्फा बाई 2 हो जाए और ये भी क्या हो जाए आपका अल्फा बाई 2 हो जाए, क्योंकि ये पूरा कोण क्या था, अल्फा था। और ऐसे ही मैंने एक कोण समद्विभाजक यहां से भी खींच दिया आपको, तो ये क्या हो गया, ये बीटा बाई 2 हो गया। और आप बोलोगे सर यहां भी ये क्या हो गया, बीटा बाई 2 हो गया। अगर एक कोण ये और एक कोण ये, बीटा बाई 2 हो गया। तो इस केस में आपको एक बात याद रखनी है कि ये इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये बीच में बनने वाला कोण ऑलवेज 90 डिग्री होता है। आपको ये बात याद रखनी है। मैं अभी एक एग्जांपल से समझाता हूं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा और डायरेक्ट याद रखना है आपको। मैंने ये बोला कि मैंने एक लीनियर पेयर एंगल लिया या सप्लीमेंट्री एंगल लिया, क्या संपूरक कोण लिया, तो उस केस में एक कोण अल्फा था और दूसरा कोण बीटा। तो आप बोलोगे कि सर अभी आपने बताया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री सप्लीमेंट्री के केस में होता है। तो आपने बोला कि अगर मैंने अल्फा का बाइसेक्टर ले लिया, एंगल बाइसेक्टर, यानी अल्फा बाई 2, और अगर इधर मैंने ले लिया बीटा का बाइसेक्टर, बीटा बाई 2, यानी कोण समद्विभाजक ले लिया, तो इस केस में क्या होगा कि जो बीच का एंगल बन के आएगा वो हमेशा 90 डिग्री बनेगा। आपको ये बात याद रखनी है, एक प्रॉपर्टी है किसकी, सप्लीमेंट्री एंगल की। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि कैसे ये चीजें हो रही हैं, तो आप समझ रहे होंगे। ये बात याद रखनी है, एंगल बाइसेक्टर, ये कई जगह देखना है, ये वर्ड कई बार आएगा आपको। जैसे ही जब मैं त्रिभुज में एंट्री करूंगा तो आपको समझना है मैं क्या चीज़ आपको बताने वाला हूं। कि आप एक चीज़ समझ लीजिए मेरी छोटी सी, कि जैसे मैंने बोला कि एक कोई भी, आप इसको देख भी सकते हैं। आप बोलोगे कि सर ये आपने बताया कि 180 डिग्री है, तो मैं, आप मान लीजिए कि मैंने इसको ले लिया 70 डिग्री और मैंने इसको ले लिया कितना, 110 डिग्री। बात समझ आ रहा है? या आप मान लो इसको 120 डिग्री ले लो और इसको आप क्या कर दो, 60 डिग्री ले लो। तो आप बोलोगे कि अभी हमने क्या किया, मैंने कहा कि इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। तो आप बोलोगे सर अगर आप इसको बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट किए, ये जब भी मैं लाइन ऐसे खींच के क्रॉस करूंगा तो आपको एक बात याद रख लेना है कि ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है, यानी आधे आधे में बांट रही है। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 में बांटेगी और ये भी इसको क्या करेगी, 30 में बांटेगी। अगर ये 120 डिग्री है तो ये भी इसको क्या करेगी, 60 में बांटेगी और ये भी इसको क्या करेगी, 60 में बांटेगी। आप देख लीजिए, हमें बताने की जरूरत भी नहीं है, आप देख रहे हो 60 डिग्री ये और 30 डिग्री ये आपस में ही मिलकर क्या कर रही है, 90 डिग्री बना रही है। आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी कई जगह काम करेगी। तो आपको ये बातें ध्यान रख के समझना है कि मैंने क्या किया कि ये 60 डिग्री था, इसको मैंने दो भागों में ब्रेक कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। जैसे ये मैंने क्या किया, एंगल बाइसेक्टर खींचा तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये बट गया। 120 डिग्री लिया तो इस पर मैंने 60 डिग्री और 60 डिग्री ये कर दिया। तो जब मैं बाइसेक्ट लिया तो आप खुद ही देख लो कि 30 डिग्री इधर से निकल गया और 60 डिग्री इधर से निकल गया, ये बीच में क्या बना दिया, राइट एंगल। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि 90 को बना देगा, समकोण बनता है। ये इसकी एक प्रॉपर्टी है, आपको देख के अचानक कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान, मैं क्वेश्चन कराऊंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन। आज हमको थ्योरी जानना है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जानना है। ज्योमेट्री में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते। छोटी छोटी चीज़ों को आप दिमाग में बसाते जाइए, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बता दिया क्या कि एक आपको बता दिया ये मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें और करता हूँ मैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बाद मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल मैंने कुछ देर पहले आपको बोला था कि मैं आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल बताऊंगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है, थोड़ा सा मैं बता दूं आपको
कि वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसीलिए बच्चों आप किसी को परेशानी नहीं होगी, मैं इसीलिए बाइलिंगुअल का यूज कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा, इंग्लिश वाला बच्चा हो चाहे हिंदी वाला बच्चा हो, सबको अच्छे से समझ में आए। हिंदी में इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण? तो अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले एक वर्ड पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आप बोलोगे सर इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या डेफिनेशन था? कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, प्रतिच्छेद करें, तो उनके द्वारा बनने वाले कोण, उनके द्वारा बनने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो आपको याद रखना है कि ये ऊपर का कोण और ये नीचे का कोण, ये आपस में हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे, और इन्हें ही एक दूसरे का क्या कहा जाता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। आपको ये बात याद रखना है। अगर आप यहाँ से नहीं समझ रहे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये अल्फा है और अगर ये बीटा है, तो ये अल्फा ऑलवेज इक्वल होगा किसके? बीटा के। और ये अल्फा और बीटा एक दूसरे के हमेशा क्या कहलाएंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। आपको यह बात याद रखनी है। तो इसी तरह से अगर मैं इधर एक एंगल और ले लेता हूं, इधर अगर मैं गामा ले लेता हूं और इधर मैं अगर डेल्टा ले लेता हूं, तो इस केस में भी क्या हो जाएगा? आपका गामा इक्वल टू डेल्टा, ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। एक दूसरे के ये क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब कि अगर ये 50 डिग्री होगा तो ये भी 50 डिग्री होगा, अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी 70 डिग्री होगा। आपको ये बातें याद रखनी है। जो भी एंगल यहाँ होगा वो एंगल यहाँ होगा। ये मैं छोटी छोटी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी जस्ट इसके बाद मैं एक टॉपिक लेके आ रहा हूं, उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का यूज है। तो अभी मैं इसके में थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाता हूं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद मैं एक बात और करता हूं। अभी हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा था पैरेलल लाइन के बारे में, कि दो समांतर रेखाओं के बारे में। तो मैंने बोला कि दो समांतर रेखाएं जो होती हैं, दो समांतर जो रेखाएं होती हैं, क्या होती हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। तो मैंने वहाँ पैरेलल लाइन के बारे में बात किया था। जैसे मैंने बोला था कि अगर ये L है और ये M है, अगर ये L है और M है तो ये समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच की दूरी सदैव समान होगी। तो अब एक थर्ड लाइन मैं वर्ड यूज करने वाला हूँ, ये अभी तक मैंने यूज नहीं किया था। अगर मैंने एक थर्ड लाइन यहाँ से खींच दिया और ये वही P हो गया, तो मैंने वही आपको थोड़ी सी हंसी मजाक में बताया था कि ये दोनों वही प्रेमी प्रेमिका हैं जो आपस में एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे, हीरो हीरोइन। तो ये एक थर्ड पार्टनर है जो उनको मिला दे रहा है आपस में। तो वही कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं, जो P लिखा है मैंने, इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा। आपको बात याद रखनी है कि जब दो पैरेलल लाइन को एक थर्ड लाइन कट करती है, यानी कि दोनों को एक दूसरे को मिलाती है, जब दोनों पैरेलल लाइनों को एक दूसरे को मिलाती है तो उसे ही हम क्या करते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप इसमें से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं छोटी छोटी बातें समझाने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आपको समझना है कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए मैंने इसको कोण 1 मान लिया, अगर मान लीजिए इसको मैंने कोण 2 मान लिया, अगर मैंने इसको 3 मान लिया और इसको मैंने 4 मान लिया, फिर ऐसे ही मैंने इसको 5 मान लिया और इसको मैंने 6 मान लिया और 7 मान लिया और 8 मान लिया। तो अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी है। पहला वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ अभी, अल्टरनेट एंगल, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण। अल्टरनेट एंगल, हिंदी में इसको हम बोलते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण आपको जानना है कि नाम से स्पष्ट है, एक का अंतर। जैसे ही एक के अंतर की बात करेगा यानी वही हो जाता है एकांतर कोण। तो आप देखिए दो तरह के होते हैं, एक कोण होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है अंतः एकांतर कोण और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का मतलब होता है बाह्य एकांतर कोण। मैं पहला लिखता हूं कि अगर अल्टरनेट एंगल में मैं पहला बात करता हूं, इंटीरियर की बात करता हूं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो इसको मैं बोलता हूं हिंदी में अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण क्या होता है? अंतः एकांतर कोण जरा आप जान लीजिए। तो एक का अंतर, जैसे अगर मैंने 3 को लिया तो 3 का अंतः एकांतर कोण क्या होगा?
5 होगा। आपको ये बात याद रखनी है, मैं एक छोटे से डिफिनीशन से यहाँ भी समझाता चल रहा हूँ आपको कि जब मैं अंदर वाला ले रहा हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि ये अगर 3 है और अगर ये आपका क्या है 5 है, आप देख रहे हो अगर ये 3 है और ये 5 है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। इंटीरियर अंदर है, इंटीरियर क्यों बोला, क्योंकि ये अंदर के साइड में है। अगर मैं बाहर के साइड में लूंगा तो एक्सटीरियर यूज करूंगा। तो आपको याद रखना है कि कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। और ऐसे ही आपको दूसरी बात याद रखनी है कि यहाँ पे क्या है, कोण 4 है और यहाँ पे कोण क्या है, 6 है। देखिए 4 के बाद चलेंगे तो 3 का छूट के 6 आ जाएगा। जैसे पिछला मैं समझाता हूँ कि जैसे 3 लिया था तो 4 छोड़ के क्या आ गया, तो 5 आ गया था 1 के अंतर पे। ऐसे ही 4 लेंगे तो 3 को छोड़ के 6 आ जाएगा। तो यानी कि कोण 4 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 6 आ जाएगा। और इसको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और इसी के बाद मैं एक और आपको यूज करता हूँ एक्सटीरियर। इसके बाद मैं दूसरा यूज करता हूँ, आपको दूसरा वर्ड यूज करता हूँ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। हिंदी में इसको बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण। इसको हम बोलते हैं बाह्य एकांतर कोण, एकांतर कोण। ये क्या होता है तो आपको थोड़ा समझना है ध्यान से कि बाह्य एकांतर कोण क्या होता है। तो अब आप बाहर वाले में चले जाइए कि आप देखिए जैसे मैं 1 ले रहा हूं तो इसका अंतर छोड़ के अंदर नहीं आना है। 1 के बाद 2 छोड़ के क्या आ जाएगा, सीधे 7 आ जाएगा। यानी 1 का बाह्य एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कोण 1 बराबर क्या आ जाएगा, कोण 7 आ जाएगा। और ऐसे ही आप ध्यान दीजिए जब आप 2 को लोगे तो 1 को छोड़ के इसका बाह्य एकांतर कोण क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी कि कोण 2 बराबर कोण 8 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझना है। बहुत प्रॉपर्टी इसकी यूज होनी है, तो आपको इस चीज़ों को ध्यान से समझना है। मैंने बोला कि अगर मैंने क्या दिया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, अंतः एकांतर कोण। तो अगर मैंने 3 लिया तो 4 को छोड़ के 5 लिया, यानी 3 और 5 एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और इनको हम बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, यानी कि अंतः एकांतर कोण। ऐसे ही मैंने बोला कि अगर हम 4 को ले रहे हैं तो 5 को छोड़ के क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये भी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होता है। इसी तरह से अगर मैं बाहर की बात किया तो मैंने बोला एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो एक्सटीरियर के केस में अगर आप 1 ले रहे हो तो 2 को छोड़ के सीधे क्या ले लोगे, 7 ले लोगे। यानी कोण 1 बराबर कोण 7 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 2 लोगे तो 1 को छोड़ के सीधे क्या ले लोगे, आप 8 ले लोगे। यानी कोण 2 बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो आई होप इस बात को समझ पा रहे हो। तो हमने पढ़ा एकांतर कोण। अब हम पढ़ेंगे संगत कोण कि संगत कोण क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। थोड़ा मैं इसे मिटाता हूँ, आई होप कि आपने इसे कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं हम और समझते हैं कि क्या होता है संगत कोण। तो संगत कोण के बारे में भी जान लीजिए कि आप ऐसे ध्यान रखिए कि एक ही ओर के कोण, एक ही ओर के कोण का मतलब क्या है कि आप जैसे समझिए मेरी बात को। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं ये वाला कोण लेता हूँ और ये वाला कोण लेता हूँ, अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है तो ये अल्फ़ा बराबर क्या होगा, बीटा होगा। और इन्हीं को बोलते हैं हम संगत कोण। इसी को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, संगत कोण। और अंग्रेजी में बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल या कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। आपको याद रखना है कि इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल या संगत कोण बोलते हैं। तो अब जरा इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा है। तो आप देख लीजिए कोण 1 और कोण 5 एक दूसरे के क्या हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। और ये हमेशा एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। ऐसे ही आप यहाँ से देख लीजिए कि कोण 2 बराबर कोण 6 होगा। आप ध्यान से देखते जाइए, आपको देखना है मैं कैसे बता रहा हूँ कि आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि अगर 2 लाइन है तो मैंने बोला कि अगर ये कोण 1 है तो ये कोण 5 है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि अगर यहाँ पे कोण 2 है और यहाँ पे कोण क्या है, 6 है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएंगे। आई होप आप समझ पा रहे हो। और फिर मैं और चीज़ें समझाता हूँ कि जैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कि इसी तरीके से कि अगर आप देख लीजिए यहाँ पे कोण 3 है और यहाँ पे कोण 7 है, यानी कि ये आप देख रहे हो एक ही ओर के कोण बन रहे हैं, एक ही तरफ बन रहे हैं ये कोण। तो ये कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 7। ये भी एक दूसरे के संगत कोण कहलाते हैं, आपस में बराबर भी होते हैं। इसी तरह से आपको जानना है कि कोण 4 बराबर कोण 8, यानी आप बोलोगे कि अगर ये कोण 4 है तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि कोण 4 बराबर कोण 8। और ये क्या कहलाता है, ये चारों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। यानी कि इनको आपस में ही हम क्या कहेंगे, संगत कोण कहेंगे, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्या,
कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम अभी आपको इसको अच्छे से समझना है और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसमें एक वर्ड और जान लेते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो देख लेते हैं कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। तो आई होप ये समझ लीजिए आप थोड़ा सा एक बार अच्छे से, और फिर मैं अब आगे बढ़ता हूँ कि वर्टिकल अपोजिट एंगल किसे कहते हैं। तो अभी आपने बोला कि सर आपने अभी बताया कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो उनसे बनने वाले जो कोण होते हैं आपस में वो क्या होते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो जैसे मैंने यहीं पे इस लाइन को ले लिया, आप ध्यान से समझिएगा, इस लाइन को जैसे मैंने लिया है और ये कट किया है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे कोण 1 बना है और यहाँ पे कोण 3 बना है। आप बताइए ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं कि नहीं? तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 3 क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा। शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल इसको बोलते हैं हम। वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्या करें, कट करें, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करें तो उनसे बनने वाले कोण आपस में शीर्षाभिमुख होते हैं और बराबर होते हैं। तो आपने देखा कि कोण 1 बराबर क्या है, कोण 3 है, यानी कि यहाँ पे कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 3। इसी तरह से आप ध्यान दीजिए कि इधर कोण 2 और इधर कोण 4 बन रहा है, तो यहाँ पे जो कोण 2 है और यहाँ पे जो कोण 4 है ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यानी आप बोलोगे सर कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4 हो जाएगा। इसी बात इसी की तरह जब मैं नीचे वाली लाइन में आता हूँ, थोड़ा सा मिटा के मैं ऐसे समझाता हूँ ताकि और आपको क्लियर हो पाए, इसीलिए मैं अलग अलग समझा रहा हूँ आपको चीज़ों को। कि अब आप जरा इस पे देख लीजिए कि अगर आप यहाँ पे कोण 5 लेते हैं और यहाँ पे कोण 7 लेते हैं, मैं ऊपर की लाइन को छोड़ छोड़ के समझा रहा हूँ बच्चों, ऐसे कट करके कि ताकि आपको क्लियर हो। तो आप बोलोगे कि सर कोण 5 ले रहे हैं और कोण 7 ले रहे हैं, तो ये भी एक दूसरे के क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो यानी बोलोगे आपकी सर कोण 5 बराबर भी क्या होगा, कोण 7 होगा। और इसी तरह से अगर मैं आगे बोलूं कि कोण 6 बराबर कोण 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण 6 बराबर ये क्या हो जाएगा, कोण 8। तो यानी आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि कोण 6 बराबर कोण 8 हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान से समझनी है कि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। एक कोण और है, उसके बारे में भी हम लोग जान लें, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। तो यानी कि हमने बात कर लिया किसके किसके बारे में, कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल यानी कि संगत कोण के बारे में बात की, इसको थोड़ा मैं बता के आपको बताता हूं, अंतर कोण के बारे में बात कर लिया, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात कर लिया। अब मैं बात करूंगा आपको कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, या उसी को बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप समझिए। मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं कि कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल, या इसी को हम एक नाम और देते हैं कंजुगेटिव इंटीरियर एंगल को, या इसी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं सह एकांतर कोण, और इसको हम बोलते हैं अंतःक्रमागत कोण। इसी का 2 नाम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अंतःक्रमागत कोण। अगर इंग्लिश में बोलूँगा मैं तो को कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल बोलूँगा, और अगर मैं दूसरा नाम लूँ तो को इंटीरियर एंगल यानी कि सह एकांतर कोण। ये होता क्या चीज़ है, तो आप देखिए किसको बोलते हैं। जो आप ये एंगल 3 देख रहे हो और जो आप ये एंगल 6 देख रहे हो, इन दोनों का सम एंगल 3 और प्लस एंगल 6, ये दोनों क्या है, अंतःक्रमागत कोण है ना, इन्हीं को बोलते हैं अंतःक्रमागत कोण। इनका योग सदैव 180 डिग्री होता है, आपको ये जानना है। इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। इसी तरह से आपको एक बात ये जानना है कि जो एंगल 4 है और जो एंगल 5 है, यानी कि एंगल 4 और प्लस एंगल 5, इनका भी सम ऑलवेज क्या होगा, 180 होगा। ये बात आपको जानते रहना है। इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल यानी अंतःक्रमागत कोण, या को इंटीरियर एंगल यानी कि सह एकांतर कोण, यानी कि जो अंदर के दोनों कोण होते हैं इनका सम 180 होता है, और ये भी कोण 4 और प्लस कोण 5 बराबर क्या होता है, 180 होता है। तो यहाँ से 2-3 छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उन रिजल्ट्स को आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो मैं क्या बताना चाहता हूँ आप एक बार देख लीजिए। आई होप इसको आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से 1-2 रिजल्ट्स आपको और देखने हैं कि क्या मैं समझाना चाहता हूं आपको। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर
जैसे अभी हम लोगों ने एक लीनियर पेयर एंगल के लिए देखा था, वैसे ही आप यहाँ भी देख लीजिए कि जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई लाइनिंग यहाँ से कट कर रही है, एक ये रेखा L है, एक रेखा M है, और इसको ये एक ट्रांसवर्स लाइन P कट कर रही है, और अगर हमको ये कोई इंटीरियर एंगल पता है और ये कोई इंटीरियर एंगल पता हो, और इन दोनों का मैं एंगल बाइसेक्टर ले लूँ, इन दोनों का मैं क्या ले लूँ, एंगल बाइसेक्टर। अभी मैंने बोला था कि कोण समद्विभाजक ले लूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये पूरा एंगल, अगर इसको मैं अल्फा अल्फा मान लूँ और इसको मैं बीटा बीटा मान लूँ, क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये आधा आधा कोण और ये आधा आधा कोण। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है, एक रिजल्ट, कि ये वाला कोण अपने आप 90 डिग्री हो जाता है। मैं इसका कल इस पे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बता देता हूं कि जब भी ये दो लाइन होगा पैरेलल लाइन, तो इनका जो को इंटीरियर एंगल का क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक रेखा जो होती है, ये जहाँ पे मिलती है ये क्या करती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। एक मैं और आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एक बात और आपको जाननी है कि मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर ये दो लाइन है और मैंने यहाँ से एक लाइन ये ले लिया और ये एक लाइन ले लिया, और अगर मान लीजिए कि ये कोण क्या है, अल्फा है, और ये कोण मान लीजिए क्या है, बीटा है, तो आपको एक रिजल्ट हमेशा याद रखना है कि ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। मैं सारे रिजल्ट्स आपको, आप कहोगे तो प्रूफ करके भी मैं दिखाऊंगा, बट आपको रिजल्ट्स के जानना जरूरी है। इन रिजल्ट्स पे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 50 दे दिया, यहाँ पे 30 दे दिया, और डायरेक्ट आपको इससे क्वेश्चन पूछ दिया, तो क्या हो जाएगा, 50 30 80 हो जाएगा। ये बात जानते रहना है। एक रिजल्ट आप और नोट करिए, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे, क्या मैं बताना चाहता हूँ कि मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको ये पता चल गया, तो आप यहीं से बोलोगे कि सर इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर यहीं से हम एक एंगल यहाँ से भी लेते हैं कि अगर ये अल्फ़ा हो गया और अगर ये बीटा हो गया, इसका मतलब कि ये एंगल भी क्या हो जाएगा, 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। 360 माइनस क्या हो जाएगा, 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको ये भी एक रिजल्ट अच्छे से ध्यान में रखना है कि 360 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। और एक लास्ट रिजल्ट मैं और आपको बता देता हूँ, आप जान लीजिए। मैं आपको एक लास्ट रिजल्ट और बता देता हूँ कि अगर ये दो लाइन है सीधे आ रही हैं और ये दोनों सीधे लाइन है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर मैं कोई लाइन पैरेलल बताऊंगा तो इसका मतलब कि अगर मैंने ऐसे कर दिया है तो आपको जानना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। आगे चल के मैं बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हूँ, तो इस लाइन को और इन दोनों लाइन को मैं आगे लाके कहीं पे मिला रहा हूँ। यहाँ से एक कोण मैंने घुमा लिया, तो आप बोलोगे सर ये अल्फ़ा पे इसको मोड़ दिया, और अगर आपने इसको बीटा पे मोड़ दिया, और अगर ये कोण थीटा है, तो इस थीटा का जो मान होगा, थीटा इजकल टू 360 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। आपको ये भी एक रिजल्ट याद रखना है। तो बच्चों बहुत मज़ा आने वाला है। आई होप आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और आप इंजॉय करते रहिए। आपके साथ मैं जुड़ गया हूं। मैंने बोला है कि एडवांस का डर अगर आपके दिल से ना निकाल दिया तो फिर मैं इस चंद्रा को IAS कोचिंग के नाम ना लीजिएगा। आपके एकदम दिल में जान दीजिए, मैं बसा दूंगा एडवांस। आपको बस अच्छे से एकाग्रता से हमेशा वीडियो देखते रहना है। अब वीडियो लगातार आती रहेंगी, एडवांस पे हमें चलना है। आपको मैं ये बात भी बता देता हूँ कि कम से कम अगर मैं अपनी औकात पे उतर जाऊँ तो 1 साल से कम नहीं लगने वाला है आपका एडवांस में। ऐसा एडवांस बता दूंगा कि आप एडवांस के हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाओगे। एडवांस कुछ होता नहीं है, एक बार आपको ढंग से आ गया एडवांस ना, तो आप हर क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे, क्योंकि मेरा लोगो ही है बच्चों, मैंने बताया है, क्वेश्चन लगाना नहीं है, उड़ाना है। ओके, तो चलिए बच्चों, नमस्कार।